अब मुद्दा आता है कि हम यूपीएस में जाएं या ना जाएं, हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम इतनी यूनिफाई है कि हर पर्सन के लिए अलग अलग है, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी आफ्टर रिटायरमेंट। अब देखिए मैं कैसे समझाता हूं। एक मायने में यूनिफाइड पेंशन स्कीम बिल्कुल सेम टू सेम ओपीएस है। अगर आपने 25 साल की नौकरी पूरी करनी तो आपको 50% एवरेज बेसिक, वहां लास्ट बेसिक था, यहाँ पर साल भर की एवरेज बेसिक, उसमें तो ज्यादा बदलाव नहीं होगा। साल भर की एवरेज भी निकालोगे तो 1500 रुपए का डिफरेंस आएगा, इससे ऊपर डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आपने 25 साल की नौकरी की तो आपको 50% ऑफ लास्ट 12 मंथ्स एवरेज बेसिक सैलरी प्लस डीआर एज पेंशन दी जाएगी, यानी ओपीएस के इक्विवेलेंट। प्रॉब्लम कहां है? छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि जो कंट्रीब्यूशन आपने 10% हर महीने दिया, अगर आपने 30 साल नौकरी की तो 360 महीने का कंट्रीब्यूशन और प्लस 360 महीने तक लगा हुआ उस पर ब्याज या रिटर्न, वो आपका सरकार ले रही है। और उसके एवज में आपको लास्ट बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस का 10वां हिस्सा मल्टीप्लाई बाय एवरी 6 मंथ कंप्लीटेड सर्विस, यानी अगर 20 साल नौकरी की तो 40 मंथ ले गए, 35 साल नौकरी की तो 70 मंथ हो गए। वो जो आप कैलकुलेट करेंगे तो जितना कंट्रीब्यूशन आपका बना, मान लीजिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 1 करोड़ रुपए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बना, टोटल कार्पस। टोटल कार्पस का मतलब जिसे इंडिविजुअल कार्पस कहा गया है। क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 10% आपका और 10% सरकार का बराबर बराबर चलेगा। पहले कितना चलता था? 10 प्लस 14 चलता था। 10 प्लस 14 चलता था तो उसका आप 60% निकाल सकते थे और 40% कंपल्सरी था एमटी कराने के लिए। यहां 10 प्लस 10 चलेगा, 10 प्लस 10 में से भी आप 60% निकाल सकते हो, बाकी आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये निकालोगे 60% तो आपकी पेंशन 50% से घट के उसी अनुपात में 50 लाख ही बराबर बराबर रेशियो है, 50 लाख आपका हुआ। तो जो लमसम अमाउंट सरकार आपको देगी वो उस समय ऑलमोस्ट 5 लाख बनेगा, यानी 50 लाख का 10%। क्लियर? यानी कि 5 लाख तो दे दिया और 45 लाख आपका असर कर दिया, क्योंकि आपके इस 45 लाख के सैक्रिफाइस पर या उसको गिव अप करने पर आपको 50% पेंशन का उसने प्रावधान दिया है। अब अगर आप इस 45 लाख को भी निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी पेंशन लास्ट एवरेज की 50% की जगह 30% रह जाएगी। और सिंपल सा फॉर्मूला है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो 30% रह जाएगी। यानी कि अगर किसी की बेसिक सैलरी उस समय एवरेज 1 लाख रुपए है तो उसकी 50,000 बेसिक पेंशन बननी चाहिए, तो 50,000 की जगह कितनी बनेगी? 30,000, 30% बनेगी। अब प्रॉब्लम कहां आई? आप लोग तो आगे बात रहे हैं, एक चीज पकड़ लेंगे। प्रॉब्लम ये है अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कि अब आपको उस पर्पस से कोई लेना देना नहीं है, वो गया सरकार के पास। अब जो पेंशन आपको मिलना शुरू हुई, मान लीजिए 30,000 रुपए प्लस डीआर आपको मिलना शुरू हुआ। अब अगर उस रिटायरी की डेथ होती है तो वो 40% और रिड्यूस हो जाएगी, यानी अब वो 30,000 की जगह कितनी रह जाएगी? 18। तो 2022 में जब काम शुरू हुआ हम लोगों ने पूरा, जिसे आप अभी जेसीएम की बात कर रहे थे, उसके लिए भी मैं आपको बधाई दूंगा कि नेशनल ऑडिट एंड अकाउंट फेडरेशन को, क्योंकि जेसीएम में जाना ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। अगर आपकी समस्याओं का कोई समाधान हो सकता है तो वो जेसीएम ही सबसे सुटेबल प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर के आपकी आवाज कॉन्स्टिट्यूशनल आवाज बनती है। तो मैं उसके लिए आप लोगों को बहुत बधाई दूंगा और ये भी करूंगा कि जेसीएम की जो स्टैंडिंग कमेटी है जिसमें 12 लोग हैं आज की डेट में, किसी भी मुद्दे पर जो कॉमन कॉज का कोई मुद्दा होता है जिसमें भारत सरकार की जो कैबिनेट कमेटी होती है वो उन 12 लोगों के साथ जो बात करती है
वो दिन बहुत जल्द आए कि उन 12 लोगों में नेशनल ऑडिट एंड अकाउंट फेडरेशन का एक व्यक्ति वहां पर सम्मिलित हुआ। 2022 में हम लोगों ने सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का एक नया तंत्र बनाया, नया फेडरेशन बनाया, नया एक आंदोलन बनाया, उसका नाम रखा ज्वाइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। वो इसलिए बनाया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए ये जितनी भी लड़ाई चल रही थी, दुर्भाग्य से बिना सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पार्टिसिपेशन। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि रामलीला मैदान में हमने 3 रैलियां की, 30 अप्रैल 2018 को, 26 नवंबर 2018 को और फिर अगस्त में, तो हमारे यहां से कितने लोग गए थे? तो हम जानते हैं हमारे पास जवाब क्या है और पूछने की जरूरत नहीं है। दास साहब सही कह रहा हूं? हम जानते हैं क्योंकि हमारे लोग बाउंड है। ये पूरी लड़ाई चली स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के तंत्र पर। या हम जैसे लोग जो यूनियन टेरिटरी, जो ना तो सेंट्रल के हैं और ना स्टेट के, क्योंकि दिल्ली स्टेट नहीं है, सॉवरेन स्टेट नहीं है, हम लोग तो आधे की तरह आधे बदले हैं। दास साहब सही कह रहे हैं? लेकिन ये खुशकिस्मती है कि हम लोग लड़ सकते थे। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और फिर 6 अप्रैल 2023 को एक बहुत बड़ी घटना हुई कि भारत सरकार ने पहली बार एनपीएस को रिव्यू करने के लिए कमेटी का गठन किया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग जानते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर को, उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स को समझने के लिए कमेटी ही एक तरीका है। फाइनल डिसीजन क्या होता है वो एक अलग इशू है, एक अलग मुद्दा है, लेकिन कमेटी बनेगी, मेरिट्स डिमेरिट्स, अच्छाइयां बुराइयां, समाधान कुछ न कुछ रखा जाएगा। और अब हम उस जब कमेटी की 24 अगस्त 2024 को जब रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने एक ऐलान किया, आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नया सिस्टम अस्तित्व में आ गया जिसका नाम है यूपीएस, उल्टी पुल्टी स्कीम। क्योंकि पहले वाली तो नो पेंशन स्कीम थी, बाद में उल्टी पुल्टी स्कीम आ गई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। बात तो वही है, नए लिफाफे में पुरानी ही चीज है, कुछ बहुत बड़ा, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम इज द गेटवे ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। क्योंकि हम ये सब जानते हैं, क्योंकि ओपीएस नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे सीसीएस रूलिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम नाम की कोई चीज है क्या? नहीं है। पेंशन रूलिंग है, पेंशन रूल्स है 1986 हमारे, हाँ सीसीएस जो रूलिंग है 1972 की, जो जिसमें पेंशन रूल्स है, लास्ट अमेंडमेंट 1986 आई थी। वो पेंशन रूलिंग ये कहती है कि अगर आपने क्वालिफाइड सर्विस पूरी की है, मींस 10 इयर्स क्वालिफाइड सर्विस पूरी करने के बाद अगर आप रिटायरमेंट होता है आपका, रिटायरमेंट केवल 3 तरह का है, हम सभी जानते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट, कंपल्सरी रिटायरमेंट एंड सुपरएनुएशन। तीन ही है, तीन ही तरीके से कोई भी रिटायरमेंट हो, वो एम्प्लॉई को रिटायरिंग पेंशन पाने का हकदार होगा और पेंशन होगी हाफ ऑफ द लास्ट बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस या डियरनेस रिलीफ। यही है ना पेंशन, इसके अलावा तो कुछ पेंशन है नहीं। एक कम्युटेशन का था कि आप कुछ साल की पेंशन 40% एडवांस ले सकते थे। अगर मैं उसको आज की डेट में कहूं, थोड़ा आउटडेटेड है वो, अगर आज की डेट में कहूं तो अपनी ही पेंशन पर लोन लेना, जैसे 10 साल, सही कह रहा हूं, क्योंकि वो फिर आपकी पेंशन से कटौती होती है। एनपीएस कॉर्पस बेस्ड पेंशन स्कीम है, सर्विस लेंथ से कोई मतलब नहीं, 10 साल हुए पूरे या नहीं हुए कोई लेना देना नहीं, 10 साल हो या आपको 40 साल हो जाए, जितना कॉर्पस उसके हिसाब से पेंशन। अब जिनकी कम छोटी नौकरी थी, 10-15 साल में रिटायर हो गए, ऑर्डिनेंस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रेलवे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट में ऐसे हजारों लोग हैं जो 10-15 साल तक जीडीएस में है, ग्रामीण डाक सेवक, और बाद में उनको रेगुलर कर लिया गया। जब रेगुलर कर लिया गया तो वो एनपीएस में आ गए, कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम में आ गए, और कंट्रीब्यूशन ही कम था, कॉर्पस कम हुआ, कॉर्पस कम तो पेंशन कम, बड़ी सीधी सी बात है। ऑडिट के लोग हैं, थोड़ा बैंक के सारा समझते हैं, थोड़ा सा उसको बदल दिया। एनपीएस के अंडर में ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम का एक नया पैकेज निकाला गया, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम इज अंडर द एनपीएस।
अलग से नहीं है। वो ये कहती है कि अगर आपको एश्योर्ड पे चाहिए, अगर आपकी लंबी सर्विसेज नहीं है और आपको लगता है कि अगर आपको एश्योरेंस चाहिए पेंशन का, देन यू मे आर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। शर्मा सर 1 मिनट बैठेंगे, बस अब 2-3 मिनट में खत्म कर देंगे। तो भाई यूपीएस आ गया। अब उसमें लोगों के साथ सबसे बड़ी अभी मैडम के साथ जब हमारी बातचीत हो रही थी तो वहां पर भी यही क्वेरी थी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ग्रेच्युटी का जिक्र नहीं किया गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में लीव इनकैशमेंट का जिक्र नहीं किया गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मेडिकल जो आपको फैसिलिटी मिलती है सीजीएचएस उसका जिक्र नहीं किया गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में इंश्योरेंस पॉलिसी का जिक्र नहीं किया गया है। एक स्टेटमेंट में समझ लीजिए, पेंशन स्कीम केवल पेंशन सिस्टम को रिप्लेस करती है, इसमें से किसी चीज को रिप्लेस नहीं करती। मतलब ये सारी चीज रहेगी। यस, सारे रूल ही अलग है। आपका जीआईएस का रूल ही अलग है, वो रिप्लेस नहीं हुआ है। लीव इनकैशमेंट का रूल अलग है, वो रिप्लेस नहीं हुआ है। ग्रेच्युटी एक्ट ही अलग है, वो रिप्लेस नहीं हुआ है। उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कहीं भी सोशल मीडिया पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर ऐसे न्यूज आती है, देन प्लीज स्टॉप दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैसेज, है ना। लोगों को मतलब क्लैरिटी